सिक्योरिटीज के साथ IFRS 9 की जो इक्विटी सिक्योरिटीज है उसके साथ हम कवर करने जाएंगे IAS 21, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके लेवल पर इस हद तक डिटेल में जाने की जरूरत एग्जामिनर को नहीं है, लेकिन सिंस तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट के एक वर्जन में इसमें सवाल मौजूद है, देन फिर मैं सोचता हूँ कि भाई ये चीजें आपको करा देनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सवाल उठाएगा, उठा के आराम से पूछ लेगा। किसी ने पास पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है? एक पहले पास पेपर कर लें ताकि हमें जरा आइडिया हो जाए कि ICAP का एग्जामिनर किस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं। ये आपका ना आखिरी सवाल जो टेस्ट हुआ है फॉरेक्स का, वो ये है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि खुद करो तुम, ठीक है। बड़ा हो जा भाई। हद से ज्यादा बड़ा हो जा, जो बेटा तंग कर रहा है। चले जी, ये कह रहे जी कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। 2019 के जून में ये ट्रांजैक्शन हुई है। साल 30 जून है, ईयर एंड 30 जून है, आंखें खोल के देखना, ठीक है। मुझे बताएं इसने पहली ट्रांजैक्शन की है जिसमें 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, चाइना से एक मशीन इंपोर्ट की। अंग्रेजी चेक करें, इस बंदे ने शुरू वर्डिंग्स कहां से किए हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द कंपनी इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना फॉर $2.5 लाख। 60% ऑफ एडवांस पेमेंट वाज मेड ऑन 1 जुलाई। तो इस ट्रांजेक्शन की पहली लेग 1 जुलाई को है, लेकिन इसने शुरू कहां से किया, 1 अक्टूबर से। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। देख लो पहला काम क्या हुआ है, 1 जुलाई 2018 को तुमने एडवांस दिया है, फिर 1 अक्टूबर 2018 को तुमने प्लांट रिसीव किया है, ठीक है जी। बाकी पेमेंट तुमने कब की है, 1 अप्रैल को। मुझे एक बात बताओ, हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 2009। ये तीनों ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर ही हुई, कोई रिपोर्टिंग डेट नहीं। ऐसा 60% एडवांस, फिर जब हमने गुड्स रिसीव किए कुछ पे नहीं किया, और फिर हमने बाकी का पेमेंट कब किया। एक आसान ट्रांजैक्शन कर लो। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, ऑन 1 जनवरी 2019 CL सोल्ड गुड्स टू अ दुबई बेस्ड कंपनी फॉर 40,000 AED ऑन क्रेडिट। 1 जनवरी को गुड्स बेच दी, लेकिन ₹1 भी रिसीव नहीं किया। 25% अमाउंट हमने रिसीव किया कब, अप्रैल में। तो बाकी कितना रह गया, वो साल के एंड तक रिसीव नहीं हो सका। तो उस पर आपने क्या करना है, क्योंकि एक रिसीवेबल है तो आपने उसको एक्सचेंज इन बुक करना है। सर ऑल यूज, शाबाश, शुरू हो। मैं कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ देख लो, मैं पहली ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूँ। मुझे बताया मेरे पास सबसे पहली ट्रांजेक्शन में 1 जुलाई को मैंने एडवांस पे किया, 1 जुलाई, ठीक है। तो मैंने अपने पास एडवांस डेबिट किया कितने से, सर मैंने अपने पास एडवांस डेबिट किया कितने से मेरे बच्चे, $2.5 लाख का 60% मैंने एडवांस दिया, $1.5 लाख। $1.5 पहली जुलाई का रेट 121, कितना, 1815,000। और ये मैंने जेन्युइनली कैश से पे किया है, तो कोई फॉरेन करेंसी का इसके बाद एक्सपोजर नहीं होगा मेरा। फिर बताएं मेरे पास 1 अक्टूबर आती है, मैंने क्या किया सर, PP रिसीव किया, ऐसा। सर मेरे पास एडवांस खत्म 18,15,000। ठीक है ठीक है ठीक है, खबर है, बच्चे ने बता दिया। फिर सर मेरे पास 18.15 ओढ़ भी गया एडवांस। सर मेरे पास उसके बाद पेबल कितना, 12,400। कैसे, $1 लाख, यानी 40% ऑफ 2.5 लाख इज 124 के रेट से।
सर दोनों मिला जुला के पीपी डेबिट कितना 30 पॉइंट, यही चाहिए। अब बताओ, हमने ये 1 अप्रैल को जाके सेटल किया। 1 अप्रैल को जब तुम गए ना तो तुम्हारे पास रेट 140 रुपए का हो चुका था 124 से, तो पेबल तो डेबिट 12,400 से। कैश तुम्हारे पास $1,00,000 इंटू 140, तो मेरे पास एक्सचेंज लॉस आ गया। प्लस डन जी, पहली ट्रांजेक्शन में ग्राउंड कर दी, दूसरी ट्रांजेक्शन पिक करो। 8 मार्क्स का सवाल है, ये मुश्किल था नहीं सर, कोई टेंशन नहीं थी इसमें। सब लोग पहले 1 जनवरी को हमने कुछ गुड्स बेची हैं $40,000, तो हमने अपने पास एंट्री पास की 1 जनवरी। अकाउंट रिसीवेबल 40,000 इंटू 1 जनवरी का रेट 137, फिर से सेल्स कॉस्ट की डिटेल होती तो कॉस्ट की भी एंट्री पास कर देता, नहीं है तो अब फिर उसने, अच्छा आप देखो ये एक छोटा सा मसला, एक चीज समझने की कोशिश करना। अब एक छोटा सा ट्विस्ट का सवाल है बेटा, इसको देख लो। ठीक है, 25% अमाउंट आपने क्या की 1 अप्रैल को पे कर दी। अब बता, जब 25% की मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो बाकी 75% उसको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं, रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं, उसको ईयर एंड में रिवैल्यू कर देना, कोई टेंशन नहीं। कुछ किताबों में जब जब पेमेंट हुई है उसने पुराने रिसीवेबल को एडजस्ट किया फॉरेन करेंसी के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आप करो आप ना करो आपकी अपनी मर्जी, प्रेफरेबल ये है कि आप उसको ईयर एंड के ऊपर जारी करें। डन। अब बताओ सर, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैश डेबिट कर रहा हूँ, पता है कितने से सर? $40,000 का 25%, और रोकड़े का रेट क्या चल रहा है, क्या रही 1 पॉइंट। सर मेरे पास से रिसीवेबल उड़ रहा है, इसका 25%, इसका 25% कितना 137 13 ऐसा, और मेरे पास क्या आ रहा है सर? तो तुम लोग ही मुझे बोल लो यार, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या पता जी। 30,000 का गेन ऐसा। अब बताओ सर, ये ट्रांजैक्शन मैंने बुक की थी 1 जनवरी के बाद, ये 1 अप्रैल। अब बताया मेरे पास सर 30 जून भी आएगा एक, क्यों? ईयर एंड के ऊपर सर मैं क्या करूंगा, अपने रिसीवेबल को बढ़ाऊंगा। बता रिसीवेबल मेरा कितना है 40,000 का 75% मेरा रिसीवेबल है, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या चल रहा है बाबू आज 163, माइनस माइनस क्या चीज 5480,000 का कितना, ये कितना 7 लाख, और यही है पक्का। एक स्टेप और आगे बढ़े, ये क्वेश्चन है 2020 के अटेम्प्ट का, 2021 में एक सवाल है, 2022 में एक सवाल है, वो भी हम आगे जाके देख लेते हैं, अभी देखते जाते हैं। अपने पास सब हेडिंग डालो जनाब, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज विद फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज विद फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। अब मैं तेरे लिए ऊपर तो नहीं जाऊंगा ना मेरी जान, दोबारा पूछ ले सवाल यार, तो क्या कह रहे हो 4 मैसेज जो ऊपर गए ऊपर जाके देखिए। अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज विद फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। ये मेरे बच्चों क्वेश्चन शो करेगा, मैंने आपको कहा कि एवरेज रेट कहाँ यूज करेंगे,
आपके लेवल पर सिर्फ दो इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो कि एंड में रिसीव होती है, रेंटल इनकम जो कि एंड में रिसीव। इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज रेट ऐसे ही दिया हुआ है, हाँ ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। उनका अगर यूज करना है तो आप कर लें, फिर अगली दफा हमको दोबारा बुलाएंगे, ठीक है। ये इंसान भी अल्लाह की इसके लिए इन्विटेशन है, बोल नहीं सकता बेचारा, ये खुश रहता है, खुशी जहाँ नसीब से इंसान को बहुत कुछ नहीं देगी, इंसान को क्या रहता है तो अल्लाह ताला ने इस चीज से सरप्राइज रखा है, लेकिन मस्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुन सकता, तब आप इसे कान के करीब हो गए, तालियां हो जाती है, बम फाड़, दूसरा फिर सुन लेता है, दूसरा वाला गूंगा ना, तो फिर कुछ सुनता है, गालियां भी देता है, ये बेचारा बहुत सारे टीचर के इशारे करते हैं, मुझे यूं करता है सर आकाश का, ठीक है मैम, काशिफ का, सारे चीजें शेजर का, और कौन कौन हुजैफा का, पूछे हैं। नहीं, एक दिन हाथ में चाय दी ऐसे ही यूं ला रहा है, तो मैंने कहा किसके लिए लेके जा रहे हो, तो यूं कर रहा है, तो उससे हाथ तो चाय में था, यानी आकाश के लिए लेके जा रहा था। इससे अगर चाय मंगवानी होती है ना, तो इससे अगर कावा मंगवाना तो आपने यूं करना, यानी लेमो निचोड़ना है, दूध मंगवाना है, चाय मंगवानी है तो एक लैंग्वेज है यार, यूनिवर्सल है। आज तक मुझे बचपन में जो है ना ये चीज समझ नहीं, हम जब वॉशरूम जा रहे थे तो टीचर को हम यूं करते, इसका मतलब क्या है, पानी पीने जाना होता तो। हाँ जी, बड़े हम आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा बोर्ड पे देखना, मुझे एक बात बताओ, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, ये जरा ध्यान में रखो, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है एज एन इन्वेस्टर जब आप शेयर खरीदने जाते हो। क्या हो सकता है सर, या तो आप शेयर खरीद सकते हो, एक्विजिशन ऑफ शेयर यानी इन्वेस्टमेंट, ऐसा, और क्या हो सकता है, और वेरी गुड सर, डिस्पोजल हो सकता है इसका, ऐसा, और वेरी गुड सर, रिवैल्यूएशन हो सकती है कि साल के एंड पे आपने इसको रिवैल्यू करना है, या इसको आप क्या कहते हो, मार्क टू मार्केट, और डिविडेंड मिल सकता है आपको, ऐसा, और बोनस भी मिल सकता है आपको, और शेयर एक्सचेंज भी होते हैं, ऐसा। ये पांचों चीजों की आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए फॉरेन करेंसी, ठीक है, छह जो भी है यार गिनती कर ले भाई, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह के छह चीजें आपको अकाउंटिंग इनकी आती हो, कि आपने इसको एम टू एम का मतलब है मार्क टू मार्केट, यानी कि उसको हम कहते हैं रीमेजर करना, रीमेजर एट मार्केट वैल्यू, दूसरे अल्फाजों में मार्केट वैल्यू, इसको पूरा कर दो, ये एरो यहाँ से ऐसे ऐसे भी आ सकता है, देख लो जरा, बोर्ड पे देखना दोस्त। अच्छा अब सुनो, आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े,
मैंने शेयर्स खरीदे। अच्छा ये एक टेबल हमने बनाना है, ठीक है। डेट, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, फिर शेयर, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, टोटल, रेट, फिर ये पी क्या आ रहा है, पकड़नी, ठीक है। फिर ठीक है, ये कॉलम मैंने बनाने और सारी ट्रांजैक्शंस में एक करके डालना, ठीक है। अब बताओ, मैंने सबसे पहले ना आईबीएम के शेयर्स खरीदे 1 जनवरी। क्या मैंने खरीदे? आईबीएम के शेयर्स खरीदे 8000 शेयर्स। एक शेयर की डॉलर टर्म में वैल्यू थी $15। कितने? तो बताओ डॉलर टर्म्स में पैसे कितने हो गए? 1 लाख, 1,20,000 क्या डॉलर्स, 1,20,000 क्या डॉलर्स, यूएसडी, यूएसडी। जिस दिन मैंने डॉलर्स पे शेयर्स खरीदे उस दिन डॉलर का रेट था 150, या से 150 नहीं करते, 180। $1 कितने का था? बताओ पीकेआर कितना बनता है? 21 पॉइंट। मैंने क्या एंट्री पास की होगी? मैंने एंट्री पास की होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट। बोर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 21 पॉइंट। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों। डन हो गया सर। 1 जनवरी से लेके 30 जून तक कंपनी ने और कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। सुकून से तसल्ली से हम बैठे रहे। हाँ, हमें 28 जून को, कब? 28 जून को मिला डिविडेंड भी, बोनस भी। क्या चीज? डिविडेंड भी, बोनस भी। क्या मिला? डिविडेंड भी, बोनस भी। अच्छा, हमें डिविडेंड में मिले सर $5,000। क्या मिले? कैश डिविडेंड में मिले $5,000। इस टेबल में कोई तब्दीली नहीं है। इस टेबल में कोई तब्दीली, याद रखिएगा, डिविडेंड कैश फॉर्म में मिलता है। आपकी इन्वेस्टमेंट के नंबर ऑफ शेयर उससे कम ज्यादा आपको कैश में मिल गया। क्या एंट्री पास की हमने सर? और तो सुनिएगा, हमने 28 जून को एक एंट्री पास की कैश डिविडेंड की। क्या एंट्री पास की सर? कैश डेबिट कितने से सर? $5,000। $5,000 डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय, सर अज्यूम करते हैं हमारे पास रेट चल रहा है 192। ये किस दिन का रेट है? जिस दिन आपको डिविडेंड कैश फॉर्म में रिसीव हो रहा है, जिस दिन आप डिविडेंड रिकॉर्ड कर रहे हो। कितना? 9 लाख। और डिविडेंड कितने से? हट भाई, ओ हट, 9,60,000। पक्का? चलो जी। इसी दिन 28 तारीख को कंपनी को बोनस भी रिसीव हुआ। बोनस से क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होती। ऐसा जितनी हमारी वर्थ पहले थी उतनी अब भी रहेगी। तो सर मुझे एक बात बताया, मैं इधर एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं। क्या चीज? बोनस। क्या चीज? बोनस कितने जी? सर हमें 1,000 शेयर मिले। कितने? अब आपने आगे कोई टेबल में उंगली नहीं करनी, आपने 1,000 शेयर जहां डाल देने बस। ऐसा खरीदने की एंट्री समझ आ गई, कैश डिविडेंड की एंट्री समझ आ गई। बोनस की हमने 5 एंट्रियां पास की हैं, 6। एक भी एंट्री पास नहीं की। बोनस की कोई एंट्री पास, बोनस की एंट्री पास होती जब हम वो पढ़ रहे होते थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी, इसमें तो हम पास करते थे। रिटेन एंडिंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ना 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 ना, उंगली नहीं जी। ए मौला यार, बोनस की एंट्री हमने ISFR 1 में कुछ 70 दफा पड़ी होगी। रिटेन एंडिंग से निकाला, शेयर कैपिटल में घुसेड़ा, एंट्री पास की, रिटेन एंडिंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। आप कह रहे हो उधर एंट्री पास हुई।
और अल्लाह के बंदो, वहां हम डिविडेंड और बोनस दे रहे होते थे। चरसी मानू, यहाँ इन्वेस्टर है, हमें डिविडेंड बोनस मिल रहा है। यहाँ किसके हिसाब से एंट्रियां पास हो रही है? इन्वेस्टर के हिसाब से। ऐसा वहां हम किसके हिसाब से पास करें? याद रखना, इन्वेस्टर के पास जब बोनस शेयर्स आते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल इसकी ऐसी ही है कि तुम्हारे पास दो नोट थे 20-20 वाले, कितने? मिसाल के तौर पे मिंजार के पास दो नोट है 20-20 वाले, सही, उसके हाथ में पड़े। मैंने मिंजार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें इनाम मिल रहा है, तुम्हें दो और नोट मिल रहे हैं। मिंजार ने कहा टाइट यार, दो और नोट मिले तो ये तो हो गया 20-20-20-20। हमने कहा नहीं, मसला ये है कि तुम्हें दो और नोट मिल रहे हैं ना, तो ये 20 वाला नोट अब 10 का हो जाएगा। ऐसा तो मिंजार ने कहा इस दो नोट मिलने से मुझे फायदा क्या हुआ? मैंने कहा आपकी पहले भी वेल्थ कितनी थी? 40 थी। अब वो वेल्थ 4 शेयर्स पे बढ़ गई। तो मिंजार ने कहा मुझे क्या फायदा हुआ? मैंने कहा बस ये फायदा हुआ कि जो दौलत थी वो ज्यादा शेयर्स पे फैल गई। याद रखना सर, जिस दिन बोनस मिलता है ना, उस दिन स्टॉक मार्केट एकदम नीचे आती है। और ये स्टॉक मार्केट डिमांड सप्लाई के फंक्शन से नीचे नहीं आती है। स्टॉक मार्केट का जो वो है, क्या नाम है अपना, जो हमारी क्लियरिंग हाउस है, वही प्राइस नीचे कर देती है। क्यों? कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को क्या दिए? एक्स्ट्रा शेयर्स दिए, बोनस दिए, और कंपनी के पास वेल्थ उतनी की उतनी है। तो क्या बोनस शेयर मिलने से कंपनी की वेल्थ में इजाफा होता है? सॉरी, इन्वेस्टर की वेल्थ में इजाफा होता है? क्या इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ती है? क्या इन्वेस्टर की वेल्थ कम होती है? क्या इन्वेस्टर की इनकम बढ़ी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो उसकी कोई एंट्री पास, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ऐसा हमने पढ़ा ना कि ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो कमर्शियल सब्सटेंस हो। इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। मैंने आपको सब 3 चीजें बता दी, एक्विजिशन, कैश डिविडेंड, और ये पहले कॉपी करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। शाबाश। ऐसे ये भी हुआ। और नहीं बोला करो यार, कोई याद आ जाए। अच्छा, पूछ रहा है स्टेबल का पर्पस क्या है? बेटा ये अचार डालने के लिए हमने किया है। आ रहा, रुक जाओ। पर्पस, इस टेबल से बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी, रुको। सर सही बता, रुक जाओ आप, रुक जाओ। यार 12 रुपये वाला किस तारीख को आ रहा है? इतवार को आ रहा है? हाँ अजीज, नहीं मंडे को नहीं, एक दिन पहले ऑफ करना चाहिए। मंडे को क्या फायदा होगा? चाहे उस कायनात की उस हस्ती को याद करें जिसकी वजह से हम जिंदा है इस दुनिया में। सर अगर शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन होगी तो उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है ना? जिम्बाब्वे का नाम सुना ना? जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई है कि वो थोड़े टाइम बाद, 4-5 साल बाद करेंसी को कंसोलिडेट करते हैं। वो एक नया $1 का नोट इशू करते हैं, कहते हैं ये बराबर है $1 करोड़। जो पुराने 1 करोड़ थे वो बराबर है किसके? इस $1 के। एक गूगल पे एक आर्टिकल है, सर्च करके पढ़ना, पुअर बिलियनियर्स, ठीक है जी, जिम्बाब्वे के ऊपर है। हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी है सर, है। हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इस्तेमाल होता है IS-29, है। नहीं, बाकी सब नहीं है। पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे नॉर्मल, फिर बैलेंस शीट और जो P&L है उसको कन्वर्ट करते हैं इक्विटेबल करेंसी रेट्स के हिसाब से। वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, इसलिए कोई पढ़ता नहीं है। हमें इसलिए पढ़ना पड़ा कि कोर्स में फाइनल कंपैरेटिव फिगर्स को एडजस्ट करते हैं। कंपैरेटिव फिगर्स होती है कम, करंट पीरियड की फिगर्स बिलियंस में आ रही है। लास्ट ईयर कुछ नहीं था। ठीक है यार, तुम लोग बर्डन आउट तो नहीं हो रहे हो ना? बहुत ज्यादा चीजें एक साथ लोग पे आ रही है।
आई कैप की अपडेटेड बुक कब तक आएगी टैक्स? बस वो मैंने लिख दी है, थोड़े दिनों में प्रिंट हो जाएगी। मुझे क्या पता टैक्स की बुक कब? मैं कहाँ टैक्स पढ़ाता हूँ बेटा। हाँ जी, मैं आई कैप की किताब से वो पढ़ता भी है टैक्स। आई कैप की किताब से वो पढ़ता है टैक्स है, लेकिन पढ़ना चाहिए, आपस की बात है। नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि उसने जो दो अटेम्प्ट्स पर डेफिनेशंस पूछी है ना, वो सेक्टोरल बेंचमार्किंग जो पूछी है, वो उससे वहीं से पूछी है, गूगल से उठाई। अच्छा, सही। चलो चलो, वापस आ जाओ। ओ बच्चों, वापस आ जाओ। सुनो प्यारे भाई, आई कैप की हर बुक पढ़नी चाहिए बेटा। हाँ जी, क्या हुआ? सुन, पेपर में आया ऐसा? आधी दुनिया तो इस चक्कर में लगी कि रेशियो आ ही जाएगा। सही खेलता है वो। नहीं, डिविडेंड मैंने कैश में अज्यूम कर लिया कि कैश में रिसीव हो चुका है। रिसीवल होता है तो हम इसको रिसीवल में डालते हैं, बाद में जब रिसीव होता तो कैश में कन्वर्ट कर देते। बोर्ड पे कम बैक सर प्लीज। सर, अब मुझे एक चीज ये बताएं प्यारे भाई, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। मुझे एक चीज ये बताओ, साल के एंड पे अज्यूम करना मैं पहुंच गया 30 जून, ये मेरा ईयर एंड है। जब 30 जून तुम ईयर एंड पे पहुंचे तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 9,000। प्लीज बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखना। एक शेयर की वैल्यू हो चुकी थी 18। एक शेयर की वैल्यू हो चुकी थी 18। बताओ कितना आ रही? 1,62,000। 62 या 64? 62 सर। $1 का रेट 195 हो चुका था। 31 पॉइंट। अब देखो, एक है काम चलाऊ तरीका 59, 31.59। एक है काम चलाऊ तरीका, 21 मिलियन के शेयर्स हैं, अब 31 मिलियन के हो चुके हैं। सीधा सीधा 10 मिलियन आप उठा के फेयर वैल्यू गेन में डाल दें। इसके अंदर एक्सचेंज गेन भी छुपा हुआ है, इसके अंदर फेयर वैल्यू का गेन भी छुपा हुआ है। लेकिन चूंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो जहां फेयर वैल्यू का गेन जाएगा वहीं एक्सचेंज गेन भी जाएगा। बाइफरकेट करने की जरूरत, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि इसको बाइफरकेट करो, देन कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, बोर्ड पे देखना, बड़ा आसान है। मुझे बताओ सर, 120 से लेके 1,62,000 तक जो नए डॉलर्स हैं वो कितने हैं? नए डॉलर्स हैं वो कितने हैं? न्यू डॉलर्स कितना? 42,000। ऐसा, इसको रेट को मल्टीप्लाई कर दें क्लोजिंग रेट से, कितना? 8 पॉइंट। ये आ गया मेरा फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि नए डॉलर्स हैं। फिर एक्सचेंज गेन 1,20,000 थे पुराने, ऐसा मल्टीप्लाई बाय नया रेट, ठीक है जी, माइनस सेम $1,20,000 मल्टीप्लाई बाय पुराना रेट। क्या आ रहा है देखो, कितना? 1.8 मिलियन। अब बताओ, इन दोनों को मिला दूं, हिला दूं, जला दूं? 9 पॉइंट, यही है। अब एक काम करो, जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना।
यही है पक्का। आप बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं सर। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट 9.99 मिलियन। फिर इसके बाद सर मेरे पास अगला अगला क्या है मेरे पास, इसमें क्या गेन क्या दोनों एक साथ बुक रिकॉर्ड कर लूं। जी क्या इसको बाइफरकेट करने की जरूरत है? नहीं, क्यों? एक ही जगह जाना है तो आप क्या करें सर, अनरियलाइज गेन। कौन सा अनरियलाइज गेन? कहां पर अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो क्या करूं? ऐसा है, ये बात समझ आती? ऐसा है सर, कॉपी करो सर, शाबाश। एक एक स्टेप फिर मैं आपको दे रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इसके ऊपर। पाकिस्तान इंडिया का मैच 23 अक्टूबर को, 23 पूरा 28 है, 23 से 24 है। अगर पीएमएलएन में जाता तो रियलाइज होता। ओसीआई क्यों लिखा भाई? मैंने अज्यूम किया कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता तो दोनों पीएनएल में चले जाते, खत्म। हाँ जी, अब भाई एक चीज याद रखना, ये पीएमएल पीएमएलएन कह रहा हूँ, पीएनएल में भी जाता ना तो भी अनरियलाइज ही रहता। ठीक है जी, जब तक आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे नहीं, ये गेन क्या रहेगा, अनरियलाइज ही रहेगा। ये तो पता है ना, अनरियलाइज गेन पीएनएल में जा सकता है। IFRS 9 पढ़ चुके हो तुम हैं? नहीं, इक्विटी सिक्योरिटीज में जो अनरियलाइज गेन होता है पीएनएल में जाता है ना यार, मार्क टू मार्केट का क्या हो, उसका रीजन है, रैशनल है उसका। क्या रैशनल है? आमतौर पे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर अंदर बिक जाती है। ठीक है जी, 1 साल के अंदर अंदर आमतौर पे बिक जाती है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि इसका अनरियलाइज गेन भी आप क्या करें, पीएनएल में डाल दो। अगर एक चीज डालोगे तुम, उसके पीछे रैशनल क्या है, 1 साल के अंदर बिक जाएगा। और अगर तुमने कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रख दी, तो फिर उसके पीछे तुमने एक डॉक्यूमेंट रेस करना पड़ेगा, एक कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी जो कहलाती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आपने उसमें बताना होगा कि मैं इसको एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इसलिए रख रहा हूं कि मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस को, गेन को पीएनएल में लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट के ऊपर कुछ और आइटम्स ऐसे हैं जो मेरे पीएनएल को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं इसका गेन पीएनएल में डालना चाहता हूं। यह कॉन्सेप्ट कहलाता है अकाउंटिंग मिसमैच। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसका नाम होता है एलिमिनेशन ऑफ अकाउंटिंग मिसमैच, तब स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि तुम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को भी एट फेयर वैल्यू पीएनएल में डाल सकते हो। लेकिन ये लंबी कहानी, तुम लोग के लेवल की, लेकिन एक दिन लेवल ऊपर जाएगा तुम लोग का, या तुम लोग खुद ऊपर चले जाओगे हैं। रिपोर्टिंग डेट यहाँ क्या है, 30 जून। चले जी, बड़े हमारे दोस्त स्क्रॉल डाउन। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ सर। सर मेरे पास ये एक मोबाइल है, ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूँ सर, ये मोबाइल है मेरे पास, इंचार के पास भी एक मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है पास? ये मोबाइल है। मिसाल के तौर पर सर गौर से देखना, ये वाला मोबाइल मैंने लिया है 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। ये 100 रुपए का लिया मैंने, और वंजार के पास जो मोबाइल पड़ा है ये से मिसाल के तौर पर 110 का है। ठीक है, वो कितने का है? मेरा वाला कितने का? 100 रुपए का। मैंने वंजार को ये मोबाइल दिया, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी देखो, ये मोबाइल दिया और वंजार से वो मोबाइल ले लिया। 100 वाली चीज दी, 110 वाली चीज। मुझे बताओ ये एक्सचेंज क्या पुराने एसेट का डिस्पोजल है? याद रखना, एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज डिस्पोजल। ठीक है जी, एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज। बताओ कितने वाली चीज आपने दी?
और ली कितने वाली, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करूं, ट्रांजैक्शन को 100 पे रिकॉर्ड करूं 110 पे, और चरसियों और नशइयों, तुम लोगों ने अभी IFRS 9 में पढ़ा है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दें। इन्वेस्टमेंट वाहिद ऐसी चीज है पूरे स्टैंडर्ड में जो किस डेट किस पे रिकॉर्ड होती है, तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट आई है वो कितने पे रिकॉर्ड हुई, 110 पे, ये जो गई है कितने पे रिकॉर्ड हुई, 100 पे रिकॉर्ड हुई, और मुझे 10 रुपए का क्या हो गया, गेन हो गया। ऐसा है। अब बताओ ये गेन तुमने एक्विजिशन पे बुक किया या डिस्पोजल पे बुक किया, ये तुमने डिस्पोजल पे बुक किया, क्योंकि सामने वाली पार्टी तुम्हें 100 वाली चीज के 110 देने को तैयार हो गई है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने ये 100 रुपए वाला मोबाइल कितने में बेचा। तो याद रखना एक्सचेंज में जो कंसिडरेशन आप दे रहे होते हो और जो ले रहे होते हो उसमें बातों का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आम स्टैंडर्ड्स में ट्रांजैक्शन अलग तरीके से रिकॉर्ड होती है, लेकिन ये याद रखना IFRS 9 कहता है जो भी इन्वेस्टमेंट आप खरीदोगे उसको आपने किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करना है, एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट खरीदता हूँ किस पे रिकॉर्ड होती है, फेयर वैल्यू पे, डे 1 पे फेयर वैल्यू, उसके बाद अमोर्टाइजेशन शुरू होती है। एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI में तो क्या करूंगा, फेयर वैल्यू पे प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हो लेकिन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL, फेयर वैल्यू पे सारी इन्वेस्टमेंट्स जो IFRS 9 में आती है किस पे रिकॉर्ड होगी, एट फेयर वैल्यू। ऐसा है। उसके बाद आप उसमें कुछ चीजें एड लेस कर सकते हो, लेकिन डे 1 पे किस पे रिकॉर्ड होगा। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं, और सुनना, ये मैंने जिस कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे ना, उस कंपनी की पेरेंट कंपनी ने मुझे कहा कि भाई ये 9000 शेयर्स हमें दे दो, हम तुम्हें इसके बदले 12000 शेयर दे। कितने, मैंने कहा लाट मामा कितने, 12000। लेकिन उसने कहा उसके एक शेयर की फेयर वैल्यू है 16 रुपए या $16, ऐसा। अब हमें बदले में मिल क्या रहा है, 12000 शेयर एट $16। ये मिसाल के तौर पर हमें मिल रहा है 1 अगस्त को, कितना देखो 190, ऐसा। और तो सुनना, अब बताओ सर मेरे पास डॉलर का रेट हो चुका है से 200, क्या आता है सर ये दोनों के मैं मल्टीप्लाई करूं, कितना 38 पॉइंट। अब एक चीज सुनना, जब तुम डिस्पोज कर रहे हो ना, उस वक्त तुम चाहो तो एक्सचेंज गेन और लॉस वाला चक्कर इग्नोर करो और सिंपली क्या करो, एक नई इन्वेस्टमेंट अपने पास डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट न्यू डेबिट, कितने से 38 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ओल्ड क्रेडिट कितने से 31.59 मिलियन, और दोनों का डिफरेंस गेन लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का, कितने का, मुझे बताओ ये गेन ऑन डिस्पोजल PNL में जाएगा या OCI में जाएगा, हैं? याद रखना, अगर एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL है तो ये गेन PNL में जाएगा, और अगर एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो इस पे इतनी बड़ी डिस्प्यूट है स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड कहता है जनाब एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कोई गेन PNL में नहीं जाएगा सिवाय डिविडेंड इनकम की, ठीक है। तो इसको कहां डालना चाहिए, आपके एग्जामिनर ने CA फाइनल में इसको सवाल पूछा और इसको रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ट्रीटमेंट की। लेकिन उसी स्टैंडर्ड में आगे एक पैरा आ रहा है कि सारे गेन ऑन डिस्पोजल PNL में जाएंगे। अब एक है जनरल रूल कि सारे गेन ऑन डिस्पोजल कहां जाएंगे, PNL में जाएंगे। एक है स्पेसिफिक रूल कि एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI में अगर कोई इक्विटी सिक्योरिटी डली, कौन सी इक्विटी सिक्योरिटी डली, तो सिवाय डिविडेंड इनकम के कोई गेन और लॉस PNL में, तो सर मेरे हिसाब से आप इसको पेपर में भी रिटेन अर्निंग में ही क्लोज करना है, इसको PNL में मत डालना। अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू PNL होता तो फिर मैं इसको डाल देता PNL में, पक्का ऐसा है। अब बताओ, तुमने एक्विजिशन की अकाउंटिंग सीख ली, कैश डिविडेंड की अकाउंटिंग सीख ली, बोनस की अकाउंटिंग सीख ली, फिर एक्सचेंज की अकाउंटिंग सीख ली, ऐसा। अब इसको डिस्पोज भी करेंगे तो यही अकाउंटिंग बनेगी, यहाँ कैश डेबिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की जगह, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी और क्या आ जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, पक्का। अब मैं आपको एक सवाल दूं, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, ये पहले कॉपी कर लो, शाबाश। नहीं करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि
करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आप अज्यूम कर लो जो नए डॉलर्स हैं कब आए, ये भी आए, ठीक है, सारा कर दो, बाइफरकेट कर दो। लेकिन जब डिस्पोजल हो रहा होता है ना तो आमतौर पर हम गेन ऑन डिस्पोजल में डाल दें। तबले जी, ये न्यू इन्वेस्टमेंट आई है ये पूछ रहा हूँ, इसमें पर्टिकुलर आएगा एक्विजिशन या एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, ठीक है। पास पेपर का क्वेश्चन है सीए फाइनल का, वो आपको दे रहा हूँ मैं करने के लिए। ओमेगा लिमिटेड, अच्छा सवाल है। ओमेगा हर जगह आता है, कॉस्टिंग में भी आता है, वो ईओक्यू में था, ओमेगा ईओक्यू में भी है, 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। हैं हेक्सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी है, ईओक्यू में भी है, ठीक है जी। कौन सी? मार्जिन अब्जॉर्प्शन में भी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है, उसमें उससे पूछा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से पहले प्रॉफिट निकालो फिर रिकनसाइल कर दो, है वो वेरिएंसेस का सवाल जी। बढ़े हम आगे। अक्सर वो या तो पूरे पेपर में पहाड़ों के नाम डाल देता है, केटू है, प्लैनेट्स के नाम डाल देता है? पढ़े? आओ मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेकंड ले लो। ये बार बार मुझे कहता है इसकी एप्स एप्स क्या ये तो मेरे को याद नहीं। जी, उर्दू जुबान में मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होती तो गेन ऑन डिस्पोजल भी पीएनएल में जाता। अगर एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता तो गेन ऑन डिस्पोजल भी ओसीआई में जाता। इतनी मुश्किल साइंस जी। बढ़े हम आगे, बढ़ जाए। हाँ, क्लास में बोलो। बढ़े आगे हम। फेयर वैल्यू थ्रू का मतलब बताएं, क्लास खत्म होने के बाद बताता हूँ। पहले बड़े अजीबो गरीब नाम थे चीजों के। पहले फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का नाम था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है जी, ट्रेडिंग के लिए जो शेयर्स रखे गए। तो उन्होंने कहा अगर ट्रेडिंग के लिए ना रखा हो तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, फिर भी एट फेयर वैल्यू तो यानी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में डालना हो, तो फिर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का वर्ड अप्रोप्रिएट। तो हमने कहा इसका नाम ऐसा रखते हैं, चाहे कुछ भी हो इसका नाम रख देते हैं फेयर वैल्यू चेंजेस थ्रू पीएनएल। फिर वो चेंजेस का वर्ड कटेगा बीच में, क्या रह गया? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो जो हेल्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई उसका नाम होता था अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है जी, उसका नाम काट के क्या कर दिया? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसी तरह अमोर्टाइज कॉस्ट का नाम होता था हेल्ड टू मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक रखने वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो फिर उसका नाम काट के इन्होंने अमोर्टाइज कॉस्ट कर दिया। और अगर हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है वो एनिमल प्लेनेट देखें। आगे बढ़ जा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
मुझसे एक बच्चे ने ऑडिट में बड़ा टाइट सवाल पूछा तो मैं लाजवाब हो गया था। उसने कहा ये आयजा 200 क्यों है, 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, 200 डायरेक्ट है। फिर उसने कहा 200 के बाद डायरेक्ट 210, तो बीच वाले कहाँ गए सारे हैं। आयजा में सीरीज है, 200 की जो सीरीज है वो बेसिक ऑडिट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड चीजें, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें, 200 की सीरीज वो है, ठीक है जी। 300 की सीरीज प्लानिंग है, रिस्क असेसमेंट है, उसका जो है वो रिस्पॉन्स है। 400 की सीरीज जो है वो एस्टिमेट्स के ऊपर है, अदर असाइनमेंट्स के ऊपर है। 500 ऑडिट एविडेंस के ऊपर है। 600 किसी थर्ड पार्टी को ऑडिट में इन्वॉल्व करने के ऊपर है। 700 रिपोर्ट के ऊपर है, ठीक है जी। 800 फिर जो है वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में चली जाती है। तो जैसे फ्लोर होता है ना बिल्डिंग, ऐसे बना हुआ। जैसे हमारा घर है 203, 203 घर है बिल्डिंग में, नहीं भाई, थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे तीसरा घर, ठीक है जी। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बीच वाले एक दूसरे में घुस गए होंगे और कंबाइन हो गए, यहाँ देख लो, बिल्कुल सही। चले बोर्ड में देखना, इतना जहन कहां से आता है और इस मुल्क पर कर्जा कैसे चढ़ गया इतना बड़ा। ये क्या जनाब, ओमेगा लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एंड लिस्टेड इन पाकिस्तान। चलो जी, ओमेगा लिमिटेड एक इस्लामी मुल्क, वो इस्लामी कंपनी है। पाकिस्तान में जो चीज है इस्लामिक है ना, खाम खा इस्लाम के नाम पर हमने आवाम को खुदू बनाया हुआ है। ये कह रहे जनाब, ऑन 1 मई 2012 इट एक्वायर्ड 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 2% शेयर होल्डिंग। ये क्यों लिखा है 2%? क्योंकि ये IFRS 9 में डलेगा, इसलिए आपको कह रहा है कि डालो उसका IFRS, ठीक है। 20% से कम हो तो कहां डलेगा? IFRS 9 में डलेगा, ऐसा। वो कह रहे जी हमने 20,000 शेयर्स खरीदे, किसके? अलवादी। ये अगर आपने वो देखा हो कौन सा था, डिक्टेटर, तो ये उसकी कोई कंपनी है सर ये, ठीक है जी। अलवादी लिमिटेड जो है वो उसके शेयर्स हमने खरीदे, दुबई बेस्ड कंपनी है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 2,40,000 अरब इमारात दरम्स, ऐसा। अब मुझे बताओ, जो AED तुमने 2,40,000 के शेयर्स लिए, 20,000 शेयर, एक शेयर कितने का पड़ा होगा तुम? 2,40,000 दरम्स, 12 दरम का, ठीक है जी। फिर विच इज इक्वलेंट टू 6 मिलियन, तो तुम्हें डे 1 पे फॉरेन करेंसी का रेट भी पता चल गया, निकाल लोगे, ऐसा। ये सारी ट्रांजैक्शन कब हुई है? 1 मई 2012। तो 1 मई 2012 को हमने शेयर्स खरीदे, 20,000 शेयर्स, 2,40,000 दरम के, और इन दरम्स की टोटल वैल्यू कितनी बनती है? 6 मिलियन, पक्का। फिर कह रहे जनाब, OL intends to hold these shares to avail the benefit of regular dividend and capital gains। इसका मतलब हमने ट्रेडिंग नहीं करनी इसमें, ठीक है जी। तो आप उसको कह दो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ऐसा। तो ये किस क्लासिफिकेशन में जाना चाहिए? एट फेयर वैल्यू थ्रू सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? Why do we need to know the fair value, sorry, face value of the share? डिविडेंड और बोनस इस अमाउंट पे मिलेगा, ऐसा। आप बताएं, इस पहले पैरा में आपको सिर्फ ये पता चला कि हमने कुछ शेयर्स खरीदे 12 मई को, सॉरी 1 मई 2012 को, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 दरम। ऑन 1 जून 2013 अब हमें ये मालूम करना है कि हमारा ईयर एंड क्या है। वो कह रहे 31 दिसंबर ईयर एंड, इसका मतलब है 2012 के बीच में एक साल आया होगा 2013 का, 31 दिसंबर 2012 भी आया होगा, एक ईयर एंड आया होगा इन दो डेट्स के बीच में। 31 दिसंबर आया होगा ना नशइयों, मई 2012 से जून 2013 तक आ रहे हो, 1.25 साल, तो बीच में कहीं ना कहीं दिसंबर तो आया होगा ना। हाँ आया होगा, आया होगा। इसका मतलब है 12 मई पहली ट्रांजैक्शन, 31 दिसंबर अपेरेंटली दूसरी, ये रिपोर्टिंग डेट हो गई, और 1 जून 2000 मेरा। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ? AWL ये कौन है? वो कंपनी जो हमारी, जिसमें हमने शेयर्स खरीदे, जिसके हमने शेयर्स खरीदे, अक्वायर्ड बाय हिलाल लिमिटेड। जिस कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे ना, उसको एक और कंपनी ने आके अक्वायर कर दिया, और उसने हमें क्या किया? अलवादी के शेयर्स लेके हिलाल के शेयर पकड़ा दिए,
हर 3 शेयर के बदले हिलाल के 4 शेयर दे दिए। एक्सचेंज है। ये किस दिन हुआ एक्सचेंज? 1 जून 2013 को। ऐसा हमसे अलवादी चला गया और हलाल आ गया। ऐसा ठीक है जी। फिर उसने कहा जी 31 मार्च 2013। अब वो कह रहा है थोड़ा सा पीछे जाए, ये फिल्म चल रही है, थोड़ा और पीछे जाए। हमने कहा कितना पीछे जाए? उसने कहा इन डेट्स के बीच मार्च 13। अच्छा, हमने कहा भाई इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन हुई है कब? 31 मार्च 13 पे। ऐसा, और एक ट्रांजैक्शन हुई है कब? 1 जून 2013। अच्छा, ये जो 31 मार्च 2013 को ट्रांजैक्शन हुई क्या है? इसका 15% बोनस और 10% बोनस दिया और 15% कैश डिविडेंड दिया। फिर उसने कहा जी जो हिलाल लिमिटेड है उसमें 20% डिविडेंड मिला, लेकिन ये अप्रैल 2014 में मिला है। ठीक है जी। हाँ, अगले साल हमने अकाउंटिंग कब तक की करनी है? 31 दिसंबर 2013। ठीक है जी। फिर उसने नीचे एक शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई है डिफरेंट डेट्स के ऊपर। 31 दिसंबर पे भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी, और 1 जून पे भी वैल्यू दी हुई है, दिसंबर 12 पे भी वैल्यू दी हुई है। सर मुझे बताएं सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शंस कितनी है? पहली मई को एक ट्रांजैक्शन है खरीदने की। फिर 31 दिसंबर को आपको स्टॉक को रिवैल्यू करना है, बस रिवैल्यूशन है। फिर उसके बीच में 31 मार्च पे बोनस और डिविडेंड आ रहा है, वो आपने रिकॉर्ड करना है। फिर इसके बाद 1 जून को एक्सचेंज हुआ है, वो आपने रिकॉर्ड करना है। ऐसा, और फिर साल के एंड तक आपने इसको दोबारा एक दफा क्या करना है? रीवैल्यू करना है। ऐसा, तो उसमें 2 ईयर एंड आ रहा है। आप यकीन करो ये सवाल सीए फाइनल में सिर्फ 8 नंबर का। हाँ बस, ये तुम्हारे लेवल पर आएगा तो कम से कम 13-14 मार्क्स का होगा, IFRS 9 और 21 मिला के। IFRS 9 के मार्क्स भी काउंट कर लेगा वो, और 21 के मार्क्स भी काउंट कर लेगा। शुरू हो जाओ, शाबाश। खुद करो, ये मुश्किल सवाल है, इस पे स्टैरिक लगा के नोट कर लोगे तुमने एग्जाम के करीब, ये दोबारा देखना है। अच्छा, हाँ जी, कब आ रहा है तुम लोग का रिजल्ट? बहुत टाइम है, 1 नवंबर तक तो आधा कोर्स हम फांग चुके होंगे। अच्छा भाई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नेक्स्ट वीक से हमारे शायद ये बैचेस ऊपर नीचे एक साथ क्लास, तो अपनी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 2 आवर्स कर दूंगा, ठीक है? मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मुझे टोटल 100 के करीब जो है वो क्लासेस चाहिए, ठीक है? और 100 मिनट की क्लास मुझे मिलनी चाहिए, 100 मिनट, 90 से 100 मिनट, ठीक है? तो इतना मुझे टाइम चाहिए होगा, ताकि मैं आपको आपके सारे करंट जो पास पेपर्स है वो भी करा दूं, और सीए फाइनल के भी पास पेपर्स करा दूं, ठीक है जी? अच्छा, जो बच्चा थोड़ा स्लो है सोचने में, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तेज नहीं है, ठीक है, तो मेरी उससे इल्तिजा ये रहेगी कि वो आकाश वाले बैच में जाके बैठे, ठीक है जी? मेरे बैच में वो बच्चा बैठे जो थोड़े मुश्किल सवाल हैंडल कर लेगा, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा टफ जाऊंगा। टफ का मतलब ये है कि मैं ये सोच के जाऊंगा कि क्लास में भले मेरे पास कम बच्चा हो, लेकिन वो बच्चा सीरियस बच्चा हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, ठीक है जी? मैं बार बार उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको कराऊंगा ये एडवांस प्रैक्टिस, थोड़ी टेक्निकल चीजें कराऊंगा। तो जो मतलब थोड़ा सा देर से समझता है आकाश, उसके साथ ज्यादा अच्छा चल पाएगा, क्योंकि आकाश एक चीज को कई दफा रिपीट भी करता है, ठीक है? आप उसके साथ अच्छे रहेंगे, ठीक है? मेरे साथ थोड़ा वो बच्चा बैठे जो थोड़ा मतलब मुश्किल चीजें करना चाह रहा है। किस वाले को? बड़ा नहीं, बड़ा आसान है ना। जो भी हमारे बैच में जिससे भी मुझसे क्लासें ली, उसको रिकॉर्डेड आकाश के भी मिलेंगे, जो आकाश से क्लासेस ले रहे हैं उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे भी मिलेंगे, रोज के रोज, ठीक है ना? दोनों लेते रहो, कोई मसला नहीं है, दिमाग खराब ना हो जाए तुम लोग, बस ये देखिए।
क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने एक स्टैंडर्ड शुरू किया लीज का, मैंने 5 क्लासेस ली, देन मैंने बंद कर दिया स्टैंडर्ड 6 क्लासों के बाद। इसलिए बंद कर दिया कि मैंने जहाँ कोई चीज को पुश करना शुरू किया तो मुझे ऐसे फील हुआ यार बच्चे को ये चीज पता है, ये नहीं पता, ये चीज नहीं पता, ये पता। वो तुम्हारे टीचर ने एक तुम लोगों का दिमाग बनाया होता है, हर टीचर अपने हिसाब से दिमाग बनाता है। तो मुझे लगा कि यार ये ना हो कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो मैंने फिर वो उस बैच के बीच में वो बच्ची बेचारी रोज मेरे पीछे पड़ी हुई होती थी कि सर बाकी के लेक्चर देने बाकी के। मैंने कहा नहीं यार आप एक जगह से कवर कर लो ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। क्लैश नहीं आ रहा तो दोनों जगह लेते रहो बेटा। यहाँ अगर इवन तुम्हें तारिक साहब भी अगर अकाउंटिंग पढ़ा है वो भी ले लो, मसला नहीं है। देखो भाई एक एक अपना का टाइम आपने जाया करना तो आप ये भी कर सकते हो कि घर पे दोनों टीचर का एक ही टॉपिक 2 दफा ले लो। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, वक्त कीमती है यार। और आकाश किसी लिहाज से भी मुझसे कोई कम टीचर नहीं है, ठीक है ना। मैं उससे शायद कम हूँगा, वो मुझसे कम नहीं है, ठीक है। आप बेशक सुकून से क्लास ले सकते हैं किसी टीचर, ठीक है जी। नहीं डोंट रीड द रिक्वायरमेंट यार, एंट्रीज पास करके दो, बाकी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। डबल टाइम लग जाएगा उधर तुम्हारा। नहीं हमारी क्लास है कितने बजे तक, तो वाई टाइम इज अप। यार मुझे भी सबसे प्यार है बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं मैं अभी थोड़े दिनों में इंट्रो का भी एक अच्छा खासा कोर्स अपने पास रखूंगा। इंट्रो भी मैं अच्छा खासा कोर्स पढ़ाऊंगा। नहीं उसका रीजन है यार, आने वाले दिनों में ना मैं सी फाइनल पढ़ाता हूँ, मेरा खून जल जाता है। ऐसे को लूसी तरीन बच्चे आते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा जो मेरे साथ शुरू से चले ना, फिर वो साथ ही चले ऊपर अकाउंटिंग, फिर वो मेरे साथ ही रहे, फाइनल में भी साथ रहे। नहीं नहीं भाई, आपको जो टीचर ज्यादा अच्छा लगता है उसके पास जाके पढ़ो, और जिसके पास भी आप पढ़ोगे पैसे मेरी जेब में आएंगे, कैसा। तो मुझे कोई गम नहीं, आप कहीं से भी पढ़ लो। सर ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें IFRS 9 की इम्प्लीकेशन क्या है। ये बेटा जो चीज है ये IFRS 9 में डील होती है इन्वेस्टमेंट्स। ये अगर खोटों की अकाउंटिंग होती है तो IAS 41 में डील होती है। हाँ हर 3 के बदले क्या लिखा हुआ है, सॉरी 3 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एवरी 4 इन हेड। 4 आप उसको दे के 3 लोग, उसमें लॉस होगा आपको देख लेना है। अच्छा कल हम इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है, फंक्शनल करेंसी क्या होती है, ठीक है जी। उस पर थ्योरी में सवाल आते हैं MCQs में कभी कभी। नहीं नहीं यार दोनों से ले लीजिए। अच्छा इसको मैं कराऊं या खुद करना चाह रहे हो। अच्छा फिर देखो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा ना, या तो फिर उसको हम होमवर्क दे दें और कल मैं आके करा दूं उसको। अच्छा एक सेकंड सुनो, हाँ ये सही है क्योंकि अभी छुट्टी हो जाएगी ना, आराम करो, ठीक है जी। तो कल मैं इसको आगे कराऊंगा, कल मैं आपको ये सवाल भी कराऊंगा, और जो बीच में एक अटेम्प्ट आई है उसकी IS 21 की पास पेपर की, वो भी मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ पूरी किताब सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। लेकिन अगेन सॉफ्ट कॉपी में तो उसमें हर चैप्टर में सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट भी होती रहेगी, और मैं किताब अपडेट करता रहूंगा। मैं अभी आपको पूरी किताब भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना, विद सॉल्यूशंस है वो, ठीक है।
जी मेरा बच्चा, इसी टाइम क्लास चेंज, टाइम चेंज हो। अभी तो हमने अलग अलग चलाना है, लेकिन आगे हमने मर्ज कर दिया। अच्छा, कल जुम्मा है तो सुबह हमारी कोई क्लास नहीं, शाम इसी टाइम पे क्लास है। सारी चीजें ना मैं सॉफ्ट पे दे देता हूँ।